जनवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड थी। मुंबई से कुर्ला से ट्रेन चलती है और ट्रेन में जितने भी लोग थे जिनका जिनका रिजर्वेशन था सब अपनी अपनी सीट पर थे। और दोस्तों, सारी सीट फुल थी। एक लड़का था सीट नंबर 17 यस 7 में बैठा था। ट्रेन आती है, जैसे थाने स्टेशन पर ट्रेन रुकती है अचानक भरभरा करके एक परिवार आता है। परिवार में लगभग 8-10 लोग रहते हैं। उसमें सीट जो थी उन लोगों की दोस्तों कंफर्म नहीं थी। अचानक उस परिवार में एक लोग की डेथ हो चुकी होती है। अचानक ये लोग अटेंडम में टिकट तो निकालते हैं रिजर्वेशन का, लेकिन वेटिंग निकलता है, सीट कंफर्म नहीं होती है। सारे लोग यस 7 में जा कर के घुस जाते हैं, बैठने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं सीट नहीं मिलती है। एक लड़का जो कुर्ला से बैठा था वो अपनी सीट पर बैठा था, तो इतने सारे लोग थे तो उन्होंने कहा भाई साहब थोड़ा सा बैठ जाएं क्या। वो लड़का कहता है कि ठीक है बैठ जाओ। उस पूरे परिवार में एक लड़की भी थी जिसकी उम्र लगभग 22-23 वर्ष के आसपास थी, अभी बिल्कुल यंग थी। वो भी उस सीट पर बैठ जाती है, लड़का भी बैठ जाता है। धीरे अब ट्रेन स्टार्ट हो जाती है चलना। कल्याण होकर के धीरे धीरे करके दोस्तों अपना सफ़र तय करने लगते हैं। वक्त बीतता जाता है और उसके बाद चूँकि रात का समय था, रात के लगभग 12-12:30 बजे के आसपास ट्रेन चली थी। धीरे धीरे करके सबको नींद आने लगती है। उसके बाद उस लड़की के साथ जितने थे, कोई फर्श पर लेट गया तो कोई कहीं लेट गया, लेकिन जो लड़की थी अभी जवान थी, उसको शर्म आ रही थी फर्श पर लेटने में। जो लड़का था वो अपनी सीट पर लेट जाता है, वो लड़की जो है वो सीट पर बैठी रहती है लड़के के। उसके बाद दोस्तों ये लड़का और लड़की के बीच कुछ ऐसा होने लगता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए जानने का पूरा प्रयास करते हैं पूरी घटना। उससे पहले जो नए दर्शक हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं भी कमेंट करके बताइएगा। पिछली वीडियो पर जिन्होंने कमेंट किया था उनकी लिस्ट हमारे पास है। वीडियो के आखिरी में आप सभी का प्यारा सा नाम अवश्य लूँगा, तो देर न करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं कमलेश तिवारी। आज आपके लिए जो सच्ची घटना लेकर गया हूँ, ये घटना की शुरुआत मुंबई से होती है। दरअसल सुधीर नाम का एक लड़का होता है जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला होता है। वो मुंबई के कुर्ला से ट्रेन पकड़ता है। उसकी कंफर्म सीट होती है, यस 7 डिब्बे में उसका रिजर्वेशन रहता है। वो अपनी सीट पर जा कर के लेटा रहता है। रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास ट्रेन वहाँ से छूटती है। उसके बाद ट्रेन आकर के जो थाना स्टेशन होता है वहाँ पर रुकती है। एक परिवार अचानक से भरभरा करके ट्रेन के अंदर घुसता है। लगभग 8-10 लोग थे, जिसमें एक लड़की थी जो कि यंग थी, बाकी छोटे छोटे बच्चे थे, एक बूढ़ी दादी थी और पति पत्नी थे। ऐसा करके 8-10 लोग थे। सारे लोग ट्रेन में आकर के बैठ जाते हैं। भारी भरकम सामान होता है। दोस्तों, इन लोगों के परिवार में किसी की तबीयत खराब थी और अचानक उनकी डेथ हो गई थी, जिसके चलते इन लोगों को अटेंडम में गाँव जाना पड़ा। रिजर्वेशन निकालते हैं लेकिन कंफर्म सीट नहीं मिल पाती है, सीट केवल वेटिंग मिलती है। ये लोग सोचे किसी तरीके से घर पहुंच जाओ, चाहे जैसे जैसे ट्रेन में घुसते हैं सीट इधर उधर देखते हैं तो कहीं खाली नहीं थी, चूँकि रात का समय था। जिसकी जिसकी कंफर्म सीट थी सब अपनी अपनी सीट पर लेटे थे। अचानक से देखते हैं कि एक लड़का है सीट पर लेटा हुआ है, पूरी सीट खाली है और जग रहा है, सो नहीं रहा था। लड़का भी जो है, तब तक चाय वाला आता है, लड़का चाय वाले से चाय मांगता है और चाय पीने लगता है। उसमें लड़की जो थी दोस्तों वो आती है सीट के पास और उसके जो गार्जियन होते हैं सारे आते हैं, अपना इधर उधर सामान रखते हैं, कहीं बैठने का प्रयास करते हैं लेकिन जगह नहीं मिलती। तब तक जो लड़की के साथ गार्जियन थे उन्होंने लड़के से कहा भाई साहब थोड़ा सा आप बैठने दीजिए। लड़का लड़की को देखता है, चूँकि स्वाभाविक सी बात है, जो लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं अक्सर महिलाओं को वरीयता बहुत देते हैं। बोला कि ठीक है बैठ जाओ। लड़की झम्मत से सीट पर बैठ जाती है। उसके बाद उसके साथ में जो लोग थे कहीं फर्श पर तो कहीं इधर उधर अपना सिस्टम बना लेते हैं। ट्रेन चल निकलती है, कल्याण होकर के नासिक के आसपास पहुंचती है। समय बीतता जाता है, रात का समय था। अब जैसे जैसे ट्रेन चलती है और ठंडी का महीना था, जो लोग कंबल वगैरह लिए थे सब अपना ओढ़ने लगते हैं। जो लड़की थी दिखावे करने के लिए एक हल्का सा कपड़ा पहना था, स्वेटर भी नहीं पहनी थी जिससे उसकी ठंड दूर हो सके। अब चूँकि जब ट्रेन रफ्तार पकड़ती है और समय बीतता जाता है उसको ठंडी लगने लगती है। उसके जो साथ के सारे लोग थे दोस्तों कहीं न कहीं उनको नींद आने लगती है।
और कोई फंस पाए तो कोई इधर उधर करके सो जाता है। लड़की को भी कहता कि यहीं लेट जाओ, तो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, बैठी हूँ। वो शर्मा रही थी वहाँ सोने के लिए। अच्छा कर वो लड़की जो थी दोस्तों सीट पर बैठी थी, अब उसे ठंड लगने लगती है, बटुरने लगती है, कभी अपने हाथ से अपने शरीर को कंट्रोल करती तो कहीं इधर उधर करती। वो लड़का जो था उस लड़की को देखने के चक्कर में उसको नींद नहीं आ रही थी। वो लड़की की सारी हरकतें देख रहा था कि देखो इसको ठंड लग रही फिर, और कपड़े भी नहीं पहनी है, कैसी लड़की है। लड़का जो था एक मोटा सा कंबल लिए अपने सीट पर लेटा था। लड़की धीरे धीरे करके जब ठंड में ठिठुर रही होती, बटुर रही होती, लड़के से देखा नहीं जाता। वो कहता है कि एक बात कहूँ अगर बुरा न लगे तो। वो कहती है कि कहो। कहता है कि देखो तुम चाहो तो मेरी तरफ पैर करके लेट जाओ, मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, और वो तुम्हें ठंड लग रही है और मेरा कंबल है, इसमें एडजस्ट हो सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, यदि तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो। चूँकि लड़की को ठंड लग रही थी, वो चाह रही थी किसी तरीके से कह दे, वो अपने मुख से नहीं कहना चाहती थी कि मुझे भी थोड़ा सा कंबल दे दो या लेटने की जगह दे दो। इतना सुनते ही लड़की फैल जाती है और लड़के की तरफ पैर करके लेट जाती है। अब कंबल में दोनों घुस जाते हैं, एक ही कंबल में दोस्तों। उसके बाद अब चूंकि एक ही सीट पर कितना भी चाहोगे तो शरीर में शरीर टच होना स्वाभाविक बात है, इसको कोई नहीं रोक सकता। लड़के का पैर लड़की के पैर में टच होता और लड़की का पैर लड़के के पैर में टच होता। धीरे धीरे दोनों के स्पर्श कहीं न कहीं उनके शरीर में एक मान के चलो हलचल सी पैदा कर देते हैं। वो हलचल कुछ ऐसी थी जो कि गलत तरीकों या गलत इशारे हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों के स्पर्श होते होते इन दोनों के बीच स्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि दोनों अपने जो कंट्रोलिंग पावर होती है अपनी, उसको खो देते हैं। लड़की रात में कब उठ करके लड़के के पास चली जाती है पता नहीं चलता। दोनों एक दूसरे से लिपट करके सोने लगते हैं और सीट पर ही इन दोनों के बीच गंदा काम होने लगता है। दोस्तों लड़की इत्तेफाक से मिर्ज़ापुर ज़िले की निकलती है, बहुत दूर की नहीं होती है। दोनों के बीच बातचीत होने लगता है, वहीं ट्रेन पर नंबर का आदान प्रदान हो जाता है और सिलसिला दोस्तों यूं ही चलने लगता है। धीरे धीरे करके रात बीत जाती है, लेकिन ये जो रात थी दोस्तों बहुत सुहानी रात थी, सुधीर के लिए भी और उस लड़की के लिए भी। लड़का लड़की से नाम पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम ज्योति बताती है कि मैं मुंबई में रहती हूँ और हम लोग अंधेरी में रहते हैं, हमारे पापा एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हैं। दोस्तों यही से इन दोनों का सिलसिला चलना लगता है। ज्योति और सुधीर की अब फ़ोन पर बातें होने लगती है। समय बीतता जाता है, ये लोग अपने घर तो पहुंच चुके होते हैं। उसके बाद दोस्तों लड़की और लड़का अपने घर पहुंच जाते हैं। लड़के और लड़की में दोनों में बातें होने लगती है। एक दिन सुधीर ज्योति से कहता है कि मेरा मिलने का मन कर रहा है, तो कहती है कैसे करोगे, तो कहता है कि तुम कहो तो मैं चला हूँ। वो कहती है ठीक है। दोस्तों मिर्ज़ापुर के पास थोड़ा सा पहले विंध्याचल धाम पड़ता है। ज्योति अपने घर वालों से कहती है कि इतनी दूर आई हूँ तो जाकर के दर्शन कराऊँ। दर्शन के बहाने दोस्तों विंध्याचल आती है और इधर इलाहाबाद प्रयागराज से सुधीर विंध्याचल के लिए निकल लेता है। वहाँ पर दोनों जाते हैं, एक होटल लेते हैं, वहाँ मिलते हैं, दोनों के बीच सब कुछ होता है। उसके बाद दोस्तों सुधीर अपने घर आ जाता है और ज्योति अपने घर चली जाती है। ये सिलसिला यूं ही चलने लगता है। सुधीर और ज्योति को जब जाना होता है तो दोनों ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि दोनों साथ निकलते हैं, अब साथ फिर ट्रेन से सफ़र करने लगते हैं। इस बार जो सुधीर था वो अपना कंफर्म नहीं टिकट निकालता है, ज्योति का कंफर्म टिकट रहता है। और इस बार जैसे ज्योति आई रहती है वैसे सुधीर के साथ जाती है। दोनों मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई में दोनों का सिस्टम चलने लगता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं। ये सिलसिला लगभग 6 महीने के आसपास चलता है। इस बीच जो ज्योति थी दोस्तों वो पेट से हो जाती है और वो सुधीर से कहती है कि सब तो गड़बड़ हो गया। सुधीर कहता है कैसा करो, इसका कोई सलूशन निकालो, नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। कहीं न कहीं जो ज्योति थी दोस्तों सुधीर को प्यार करने लगी थी, सुधीर भी ज्योति से प्यार करने लगा था। लेकिन वो लोग चाहते थे कि कुछ ऐसी चीज़ें या ऐसी स्थितियाँ ना बने जिससे कि समाज में कोई बुराई हो या कोई बदनामी हो। ज्योति सुधीर से कहती कि ऐसा करो कि हम लोग शादी कर लेते हैं। तो सुधीर कहता है कि देखो तुम्हारे पिताजी इतने अमीर हैं, तुम्हारा अपना निजी घर वगैरह है, मैं गरीब आदमी, तुम्हारे पिताजी मुझे एक्सेप्ट करे कि ना करे। ज्योति कहती है कि मेरे पिताजी नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूँ, हम लोग चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो सुधीर कहता है कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तुम्हारे लिए इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे साथ भाग करके शादी नहीं कर सकते। ज्योति गुस्सा हो जाती है सुधीर के ऊपर, कहती है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे साथ खेल खेल लिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा, दुनिया भर के जो नाटक होते हैं वो करती है। सुधीर कहता है बात वो नहीं,
बात असल में ये है कि जो तुम्हारे पिताजी मान सम्मान इतने दिन से कमाया है, उसको खोने में बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं तुम्हें भगा करके ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिताजी का जो सर है समाज में भी और सोसाइटी में भी हमेशा झुक करके रहेगा। लोग कहेंगे कि इनकी बिटिया किसी के साथ भाग करके चली गई, ब्याह कर ली। तो वो हम नहीं चाहते। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पिता से या मम्मी से बात करूँ। तो कहती है ठीक है, एक बात तुम मम्मी से पहले बात करो, पिताजी थोड़ा सा टाइट है। वो कहता है ठीक है। ज्योति एक बार अपनी मम्मी से बात कराती है, कहती है मम्मी एक लड़का है, उसे मैं पसंद करती हूँ, उससे आप बात कर लो। उसकी मम्मी जब ये बात सुनती है तो चौंक जाती है। कहती है कि तुम अभी इतनी बड़ी हो गई कि जो है लड़कों से बात करना शुरू कर दी। वो कहती है मम्मी आप मेरी मजबूरी समझो, मुझे पसंद आ गया, उसे शादी मैं उसी से करूँगी। अच्छा, उसकी माँ दोस्तों बात करती है, पूछती है कि तुम दोनों लोग कहाँ मिले। तो बताता है कि जब आप पहली बार गांव जा रही थी और जल्दबाजी में आपका रिजर्वेशन नहीं था, तो जिस सीट पर मैं लेटा था उसी पर ज्योति बैठी थी। तो सारी बात समझ जाती है। तो कहती है अच्छा तुम वही लड़के हो? तो कहता है हाँ मैं वही हूँ। ज्योति की माँ उसे देखी थी, दिखने में सुधीर बहुत हैंडसम था, स्मार्ट था, एक प्राइवेट बैंक में काम करता था, 20-25 हज़ार महीने का कमाता था, लेकिन कोई ऐसा बिजनेस नहीं था उसके पास, न कोई इतनी बड़ी जॉब थी जिसमें लाखों का वो महीने का कमाए। तो थोड़ा सा आमदनी उसकी बेशक कम थी। ज्योति की माँ उसे देख चुकी थी, तो लड़का उसको भी पसंद था। वो कहती है ठीक है, मैं इनके पापा से किसी न किसी तरीके से बात करती हूँ। कास्ट वगैरह पूछती है। दोनों जनरल कास्ट से थे। शादी में थोड़ा सा दिक्कतें थी, लेकिन वो दिक्कतें बहुत बड़ी नहीं थी। वो कहती है कि ठीक है मैं बात करती हूँ। तो दोस्तों रात के ज्योति का पापा जो होता है वो घर आता है, खाना पीना खा करके सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। ज्योति की माँ ज्योति के पापा से कहती है कि बिटिया बड़ी हो गई है, इसकी ब्याह भी करना चाहिए। तो कहता है कि अभी शादी ब्याह की चिंता नहीं है, शादी तो जब चाहेंगे तब कर देंगे, कोई अच्छा लड़का तो दिखे। वो कहती है कि एक लड़का मैं देखी हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, दिखने में बहुत सुंदर है, अगर तुम चाहो तो उसको घर बुलाया जाए और शादी की चर्चा की जाए उससे। ज्योति के पापा कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें पसंद है, तुम भी लड़की की माँ हो, जितना तुम्हारा अधिकार है बच्चों पर उतना मेरा भी है, और मुझे पता है कि तुम कोई गलत फैसला नहीं लोगी। उसके बाद दोस्तों बातें क्लियर हो जाती है। अगले दिन ज्योति की माँ ज्योति से कहती है कि पापा को मैं तुम्हारे मना ली हूँ, तुम एक काम करो, जिस दिन के लिए वो कहते हैं लड़के को बुलाओ, लड़का देख ले, उसके बाद जो होगा दोस्तों आगे देखा जाएगा। संडे का दिन रखा जाता है और ज्योति सुधीर से कहती है कि संडे के दिन पापा तुमको बुलाए हैं, संडे उनकी छुट्टी रहती है, ऐसा करिएगा आप संडे को घर आ जाओ। दोस्तों संडे को सुधीर पहुंचता है ज्योति के घर। जब उसके पापा उसको देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं, देखते हैं कि ये तो वही लड़का है जो ट्रेन में मिला था। उसने उनका पहला वर्ड था, अरे तुम तो वही हो ना जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, जिसकी सीट पर ज्योति बैठी थी? वो बोला हाँ। बोला तुम मेरी बेटी को ही फंसा लिए? बोला कि नहीं अंकल, हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। इतना सुनते ही दोस्तों ज्योति के पापा सातवें आसमान पर उनका गुस्सा हो जाता है। वो कहते हैं चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। तब तक ज्योति आ जाती है और ज्योति सामने खड़ी हो जाती है लड़के के, कहती है कि पापा आप इसकी बेइज्जती बिल्कुल मत करिए, मैं इससे बेहद प्यार करती हूँ और मैं इसी के साथ जीना चाहती हूँ और मैं इसी के साथ शादी करूँगी। दोस्तों बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। बात यहाँ तक आ जाती है कि स्थिति ऐसी बन गई थी कि दोनों के बीच झगड़े हो जाएंगे, लेकिन किसी न किसी तरीके से मामला शांत होता है। सुधीर कहता है ठीक है मैं चला जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो है आपका मान सम्मान खराब हो, नहीं तो ज्योति तो मेरे साथ भाग करके शादी करने के लिए तैयार है। मैंने इसे रोका कि मैं भाग करके शादी नहीं करूँगा, जिससे कि तुम्हारे जो पिताजी हैं माताजी हैं उनका मान सम्मान बना रहे। क्यों ना हम लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर लें, जिससे कि आपका भी जो और परिवार का मान सम्मान है बना रहे और साथ ही साथ मेरे परिवार का मान सम्मान बना रहे। दोस्तों ज्योति का जो पिता होता है सुधीर को बहुत उल्टा सीधा बोलता है। सुधीर इतना बोल करके वापस आ जाता है, लेकिन जो ज्योति थी सुधीर के लिए तड़प रही थी। उसकी माँ उसको ले जा करके उसके कमरे में धक्का दे करके कहते तुम यहीं बैठो मैं बात करती हूँ। दोस्तों रात होती है, सब बच्चे खा पी कर सो जाते हैं। ज्योति की माँ फिर अपने पति से कहती है कि देखो लड़का सही है, सरल है, स्वभाव से भी अच्छा है, शादी तो करना है ही है। बिटिया अगर कहीं कुछ उल्टा सीधा कदम उठा ली तो सच में समाज में बड़ी बुराई होगी, गांव में भी बड़ी बुराई होगी। इससे अच्छा है कि क्यों ना हम लोग शादी कर दें। कहीं ना कहीं ये बात दोस्तों उसके समझ में आ जाती है। वो कहता है ठीक है, अगर ज्योति को पसंद है तो उसकी खुशी के लिए चलो यही सही, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी के बाद यदि आकर के यहाँ रोना धोना किया कि मुझे ये कमी है वो कमी है, तो मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ। वो कहती है ठीक है मैं ज्योति से बात कर लूँगी।
अगले दिन ज्योति की माँ ज्योति से कहती है कि देखो तुम्हारे पिताजी तैयार तो हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर शादी के बाद तुम आकर के यहाँ रोए कि मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे ये परेशानी है, मुझे मेरे साथ ऐसा करता है वैसा करता है, तो मैं एक भी नहीं सुनने वाला। शादी के बाद जो भी दिक्कत परेशानी होगी वो सिर्फ तुम्हारी होगी। यदि तुम शादी के 5-7 साल अच्छे से रह गए, उसके बाद तुम्हारा जो सारा दुख परेशानी होगा वो मेरा होगा। वो कहती है ठीक है, क्योंकि कहते हैं दोस्तों उस समय जो प्यार का भूत था वो सर पर चढ़ कर बोल रहा होता है, और यही ज्योति के साथ हुआ था। लेकिन सुधीर ऐसा नहीं था, सुधीर के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं थी। सुधीर ज्योति को दिल से चाहता था। उसके बाद दोस्तों समय रखा जाता है, लेकिन इस बीच एक दिन ज्योति की माँ की नज़र ज्योति के ऊपर पड़ती है, तो उसके शरीर में बदलाव हो रहा था। तो ज्योति से पूछती है कि बेटी इधर आओ। वो कहती है हाँ माँ। बोलती है कि तुम्हारे शरीर के अंदर बदलाव हो रहा है, तुम्हारे पेट आजकल निकलते चले आ रहे हैं, क्या बात है, कुछ बात है क्या? बोली नहीं माँ। वो कहती सच सच बताओ। तब ज्योति कहती है असल में माँ मेरे पेट में बच्चा है और ये सुधीर का बच्चा है। इतना सुनते ही दोस्तों ज्योति की माँ के एक पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती है तूने इतना बड़ा कांड कर दिया और आज तक छुपा करके रखा। बोली कि इसीलिए तो मैं जो है इसके साथ भागने के लिए तैयार थी, शादी के लिए आजकल कर रहा था कि हम लव मैरिज नहीं करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे। दोस्तों ये बात ज्योति की माँ को हजम नहीं हुई। शाम को उसका पति आता है, उससे कहती है कि ऐसा करो, शादी की जो व्यवस्था है उसको तत्काल करिए, नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगी। वो कहता है कि ऐसा क्या हो गया, शादी तो करेंगे लेकिन थोड़ा लेट करेंगे। वो कहते हैं कि लेट नहीं, शादी जल्द से जल्द करवाइए। वो जानती थी कि अगर ये बात मैं अपने पति को बता दूंगी तो अनर्थ हो जाएगा। वो कहता है कि ऐसा क्या जल्दबाजी है, शादी करना है, 2-4 महीने बाद करेंगे। वो कहते हैं नहीं 2-4 महीने नहीं, शादी जल्दी से कर दो। दोस्तों इधर सुधीर अपने घर में बता देता है। अब किसी न किसी तरीके से चूँकि सब लोग उसके ऊपर दबाव डाल रहे होते हैं तो शादी के लिए तैयार हो जाता है, और किसी तरीके से ज्योति का हाथ पीला करके सुधीर के हाथ में दे देता है। सुधीर ज्योति को लेकर के अपने घर चला जाता है, और घर जाने के बाद दोस्तों यानी मुंबई में ही अपना जहाँ पर रहता था वहीं पर रहने लगता है। शादी में सुधीर अपने सिर्फ माँ बाप, अपने बहन बहनोई और रिश्तेदारों को, वो भी खास को बुलाते हैं, बहुत ज़्यादा को नहीं। शादी के बाद जब ज्योति दुल्हन बनकर के घर जाती है तो सुधीर अपनी माँ से कहता है कि माँ मैंने लव मैरिज की है, इसको अरेंज में कन्वर्ट किया है, लेकिन जो तुम्हारी बहू है ये पेट से है और 4-6 महीने बाद तुम्हें पोता मिलने वाला है। ये बात सुनकर के कहीं न कहीं सुधीर की माँ को नागवार गुजरी। वो बोली कि तुम्हारा ही है, किसी और का लेकर के आई है। सुधीर कहता है नहीं माँ, हम लोग लगभग साल भर से एक दूसरे को जानते हैं और ये मेरा ही है, किसी और का नहीं है, और इसको आप एक्सेप्ट करिए, इसमें कोई बुराई नहीं। दोस्तों सुधीर किसी न किसी तरीके से अपने परिवार को भी मना ले जाता है, और ज्योति के जो परिवार वाले होते हैं वो भी मान जाते हैं। समय बीतता जाता है। लगभग 6 महीने बाद ज्योति को एक लड़का होता है, चूँकि लड़का वो भी पहली बार में, कहते हैं कि अगर पहलौठी का लड़का हो तो लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं। ज्योति के पिता सुनते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत सारी मिठाई और सगुन लेकर के अपनी बिटिया के यहाँ पहुँचते हैं। सुधीर के माँ बाप को पता चलता है, वो भी बहुत प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों जो परिवार और जो रिश्ता टूटने की स्थिति पर जा चुका था उसको सूझबूझ से सुधीर ने फिर से वापस जोड़ दिया, और दोनों परिवार की खुशियाँ वापस आ गई। तो आज का जो समय है दोस्तों, पूरी कहानी सुनाने का मकसद, आपने कहानी ज़रूर सुना होगा लेकिन ये नहीं समझा होगा कि लव मैरिज में लड़कियां हो चाहे लड़के हों, माँ बाप को शादी करने के लिए एकदम से उनको इग्नोर कर देती हैं। उन्हें सिर्फ अपना पति या अपना प्रेमी या प्रेमिका दिखती है, माँ बाप बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन सुधीर एक ऐसे थे जिन्होंने लड़की के भी पिता का सम्मान रखा और साथ ही साथ अपने माँ बाप का भी सम्मान रखा, और दोनों हंसी खुशी अपना परिवार बिताने लगते हैं। लेकिन कभी भी मोहब्बत हो, कुछ भी हो, तो माँ बाप को इग्नोर नहीं करना चाहिए। समय बहुत ख़राब चल रहा है, ऐसे समय में हमें सावधान रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। यही कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य था। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले जिन्होंने पिछली वीडियो पर कमेंट किया था, 2 मिनट उनका प्यारा सा नाम लेना चाहूँगा। दिलीप राजपूत खंडवा से, संजय पी तिवारी बलिया उत्तर प्रदेश से, सुंदरलाल अहिरवार छतरपुर मध्य प्रदेश से, धर्मेंद्र यादव तमिलनाडु से, और कमलेश सिंह। आप सभी ने वीडियो पर इतना प्रेम और स्नेह दिया, ऐसे ही प्रेम और स्नेह बनाए रहें। कल मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।